हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते हो। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? क्या दर्द है, मोहम्मद है। अगर तुम धुरंधर 2 देखने का प्लान बना रहे हो या सिर्फ इसका ट्रेलर देखकर कंफ्यूज हो तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम है। क्या आप वाकई वो देख रहे हैं जो हो रहा है या वो जो आपको दिखाया जा रहा है? मैंने ट्रेलर को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा है और ऑनेस्टली पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो ये है कि फिल्म क्लियरली बड़ी सोच के साथ बनाई गई है, लेकिन साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो थोड़ी क्वेश्चनेबल लगती हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। एक बंदा जो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है लेकिन असल में एक जासूस है। सुनने में ये इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी काफी मर्तबा देख चुके हैं। बॉलीवुड हो या रीजनल सिनेमा, डबल आइडेंटिटी कोई नई चीज नहीं है। तो सवाल ये है कि धुरंधर 2 इस कॉन्सेप्ट को अलग कैसे बनाती है। ट्रेलर के कुछ मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जहाँ इमोशनल कंफ्लिक्ट दिखाया गया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी लगती है जहाँ फिल्म थोड़ी ओवर स्टाइलाइज हो रही है। मतलब विजुअल्स हैवी हैं लेकिन क्लैरिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज नजर आती है और ये चीज हर व्यूअर को पसंद नहीं आती। फिर आता है कैरेक्टर हमजा या जसकीरत। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी यही है और शायद फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी, क्योंकि अगर ये कैरेक्टर प्रॉपरली एक्सप्लोर हुआ तो फिल्म नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ सरफेस लेवल पर ही रह गया तो पूरी फिल्म एक स्टाइलिश एक्शन पीस बनकर रह जाएगी। और ऑनेस्टली आजकल ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं चाहती, उन्हें स्टोरी चाहिए, डेप्थ चाहिए, रीजन चाहिए कनेक्ट करने का। और अभी तक जो ट्रेलर देखा है उसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन रिस्क भी उतना ही है। तो आज हम इस रिव्यू में यही समझेंगे कि धुरंधर 2 सिर्फ हाइप है या वाकई एक स्ट्रॉन्ग फिल्म बन सकती है। दोस्तों अब थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जब मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी थकावट थी। ये थकावट एक्शन की वजह से नहीं थी बल्कि उस डेटा ओवरलोड की वजह से थी जो पिछले 4 घंटों में मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में उतर गया। धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये केस स्टडी है कि कैसे 500 करोड़ रुपए को ओपिनियन बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां सच और झूठ की लकीर धुंधली हो गई है। दोस्तों अब जरा सोचिए, सिनेमा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कैमरा नहीं बल्कि परसेप्शन है। जब आप धुरंधर 2 जैसी फिल्म देखते हैं तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, आप एक नया सच एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। डायरेक्टर ने यहाँ बहुत पुराना लेकिन खतरनाक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, द 18-20 रूल ऑफ डिसेप्शन। मतलब 80% रियल फैक्ट्स दिखाओ और उनके दरमियान 20% अपना प्रोपेगेंडा फिट कर दो। जब आप स्क्रीन पर रॉ का पुराना ऑफिस देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी देखते हैं और वही पुरानी फाइलें देखते हैं जो हमने न्यूज़ में सुनी है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली अगले सीन को भी सच मान लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है 70 साल वाले दावे पर। फिल्म कहती है कि हमारी हुकूमतें बॉर्डर पार से कंट्रोल होती हैं। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कितनी ही जंगें हुई हैं। 1948, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई मुल्क वाकई दूसरे मुल्क की कैबिनेट को ऑपरेट कर रहा होता तो क्या ये खूनी जंगें होती? क्या हम न्यूक्लियर पावर बनते? डायरेक्टर ने हमजा के करैक्टर को इसलिए फिक्शनल रखा ताकि वो उससे कुछ भी करवा सके, लेकिन उसके बैकग्राउंड में रियल इंस्टीट्यूशंस को रखकर आवाम के दिमाग में शक का बीज बो दिया। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आप हमजा को भूल जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शायद हमारे पुराने लीडर्स वाकई बिकाऊ थे। ये सिनेमा नहीं है दोस्तों, ये हिस्ट्री रीराइटिंग है। अब आते हैं उस सीन पर जिसने पूरे थिएटर में सीटियां बजवा दी, नोटबंदी का फैसला। फिल्म में दिखाया गया है कि नेपाल के रास्ते 600 करोड़ रुपए की फेक करेंसी यूपी इलेक्शन को तबाह करने के लिए आ रही थी। ऑडियंस को ये सुनकर डोपामिन हिट मिलता है कि वाह, मोदी ने एक झटके में दुश्मन का प्लान फ्लॉप कर दिया। लेकिन क्या वाकई 600 करोड़ रुपए इतने बड़े हैं कि उनके लिए 130 करोड़ लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी जाए? चलिए थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। असलियत ये कहती है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2018 की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए नोट्स का 99.3% हिस्सा वापस बैंक्स में आ गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना तो कोई काला धन जला और ना ही कोई इतनी बड़ी नकली करेंसी पकड़ी गई जिससे इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। लेकिन धुरंधर 2 ने क्या किया? उन्होंने एक फेलिंग पॉलिसी को उठाया और उसे स्पाई ऑपरेशन का रंग दे दिया। लेकिन फिल्म दिखाती है कि दुश्मन के एजेंट्स रो रहे हैं क्योंकि उनके नोट
रिजॉर्ट्स अब रद्दी बन चुके हैं। ये देखकर आम आदमी वो दुख भूल जाता है जो उसने बैंक की लंबी लाइंस में खड़े होकर उठाया था, क्योंकि इंसान को अपना दुख बर्दाश्त हो जाता है जब उसे ये दिखाया जाए कि उसके दुश्मन का नुकसान उससे ज्यादा हुआ है। इसे कहते हैं इमोशनल एंकरिंग। डायरेक्टर ने मोदी की असली वीडियो क्लिप लगाकर फिक्शनल कहानी को ऑथेंटिक बनाया है। जब आप रियल वीडियो देखते हैं तो आपका लॉजिक वाला दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि नकली करेंसी तो तब भी पकड़ी गई थी और आज भी पकड़ी जाती है, लेकिन उसके लिए मुल्क की जीडीपी को 2% नीचे गिराना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती थी। टेक्निकल लिहाज से धुरंधर 2 आपको सांस लेने का मौका नहीं देती। सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है, बीजीएम इतना लाउड है कि वो आपके दिमाग को लॉजिक वाले हिस्से को बंद कर देता है, लेकिन जब इसे डाइसेक्ट करते हैं तो 42 ऐसी जगह मिलती हैं जहां स्क्रिप्ट बिल्कुल तोतली हो जाती है। द कंटिन्यूटी फ्रॉड। फिल्म एक ऑफिसर की मौत को 2 साल आगे दिखाती है सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे एक खास पॉलिटिकल इवेंट के साथ जोड़ सके। क्या शहीदों की मौत तारीख बदलने क्रिएटिव फ्रीडम का नाम है? सेकंड, द यूनिवर्सिटी टारगेटिंग। मूवी में एनजीओज और यूनिवर्सिटीज को बिना वजह टारगेट किया गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से सवाल उठते हैं और प्रोपेगेंडा हमेशा सवाल करने वालों से डरता है। फिल्म हमें सुपर पावर दिखाने के चक्कर में लॉजिक को बहुत पीछे छोड़ गई। हम दुश्मन से बदला लेने की फीलिंग में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें यह दिखाई ही नहीं देता कि फिल्म के पीछे बैठे लोग हमारे वोट की कीमत लगा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की दुश्मन को बेचना आसान है, लेकिन उस दुश्मनी के नाम पर झूठ बेचना आर्ट नहीं धंधा है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल वही आता है, धुरंधर 2 देखकर हमने क्या सीखा? क्या हमने ये सीखा है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पार हैं, या हमने ये महसूस किया है कि असल दुश्मन वो हैं जो हमारी सोच को कैद कर रहे हैं? ये फिल्म एक मास्टरपीस हो सकती थी अगर इसमें हमजा और जसकीरत के कैरेक्टर को इंटरनली स्ट्रगल दिखाया जाता, अगर इसमें दिखाया जाता कि एक स्पाई की असली जिंदगी कितनी अकेली और दुख भरी होती है, लेकिन डायरेक्टर ने ह्यूमन इमोशंस की जगह पॉलिटिकल एजेंडास को चुना। मेरा मशवरा आपके लिए सिर्फ यही है कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन और टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन अपना लॉजिक वाला दिमाग घर छोड़ कर जाएं, क्योंकि अगर आपने दिमाग इस्तेमाल किया तो आपको हर फ्रेम में झूठ दिखाई देगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुश्मनी को बेचना सबसे आसान धंधा है, लेकिन याद रखें, जब सिनेमा नफरत बेचने लगे तो वो आर्ट नहीं रहता, वो सिर्फ एक सेल्स पिच बन जाती है। अब आपसे मेरा सवाल है, आज रात जब आप सोएं तो खुद से पूछिएगा, क्या मैंने आज सिनेमा देखा या मैंने आज अपनी सोच का सौदा कर दिया है? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि हकीकत सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो इसको देखना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।